नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी, हनुमान मंदिर में टेका माथा, पुजारी ने कहा अब यूपी को आपकी जरूरत है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी शिवसेना, गठबंधन के भी दिए संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी, हनुमान मंदिर में टेका माथा, पुजारी ने कहा अब यूपी को आपकी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा रविवार को रायबरेली पहुंची। वो यहाँ 2 दिन रहेंगी। प्रियंका रायबरेली के रास्ते में चुरवा हनुमान मंदिर पहुंची और माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस महासचिव यहाँ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगी। बता दें, रायबरेली आने वाले सभी बड़े नेता चुरवा हनुमान मंदिर में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लेते हैं। रविवार को प्रियंका गांधी भी हनुमान मंदिर पहुंची। पुजारी अनूप अवस्थी ने उन्हें पूजा करवाई और जीत का आशीर्वाद भी दिया। पुजारी ने प्रियंका से कहा कि अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। पुजारी ने कहा कि संगठन मजबूत करना है और चुनाव में जीत हासिल करनी है तो रायबरेली में आपको रहना पड़ेगा। प्रियंका ने पुजारी से वादा किया कि मैं अधिक से अधिक रायबरेली आने की कोशिश करूंगी। प्रियंका गांधी ने पुजारी को दक्षिणा भी दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। लखनऊ में मैराथन बैठक के दौरान प्रियंका ने संगठन निर्माण पर जोर दिया। प्रियंका ने समीक्षा बैठक में कहा था कि टिकट बंटवारे में संगठन और पदाधिकारियों की राय महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं वरन राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक मजबूत संगठन की जरूरत है। कांग्रेस मुख्यालय के शनिवार को जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता उमाशंकर पांडेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता अपना आवेदन प्रदेश या जिला मुख्यालय पर 26 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को देशव्यापी धार देने के लिए रविवार को बुंदेलखंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने बांदा, हमीरपुर और महोबा में किसान महापंचायतों में शामिल होकर सरकार के खिलाफ जमकर आग उगली। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरी ताकत से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन 33 महीने और चलेगा। पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने पिछले दिनों दिए धार्मिक नारे पर कहा कि उनके नारों में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी जय श्री राम बोलती है और हम राम राम कहते हैं। देश के संविधान ने हमें नारा लगाने का अधिकार दिया है। हमीरपुर में किसान महापंचायत में शामिल होकर टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले कृषि बिल के विरोध में किसानों का लगातार संघर्ष जारी रहेगा। हमीरपुर जिले के मौदाहा गल्ला मंडी में राकेश टिकैत के पहुंचने पर उन्हें तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। टिकैत ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी कानून बना रही है। उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि किसान आंदोलन चल रहा, यह अभी 33 महीने तक और चलेगा। जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी यह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा, सूखा, कर्ज माफी के साथ खनिज संपदा में लिए जाने वाले कर का लाभ बुंदेलखंड के निवासियों को मिलना चाहिए। टिकैत ने कहा कि तीनों किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, जिसमें किसानों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहना होगा। बीकेयू के नेता ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों और नौजवानों की स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसानों की फसलों की एमएसपी में खरीद नहीं होती। बड़े व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज खरीदते हैं और उसे एमएसपी पर ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी शिवसेना, गठबंधन के भी दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से शिवसेना ने सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के योगी राज को जंगल राज करार देते हुए शिवसेना ने कहा कि सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनाव और संगठन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिवसेना द्वारा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पार्टी ने चुनावों से पहले गठबंधन के भी संकेत दिए थे।
पार्टी के प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह ने बताया कि सभी विधानसभा सीटों पर शिवसेना को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की जा रही है। शिवसेना द्वारा गठबंधन के संकेत से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि संकल्प भागीदारी मोर्चा का साथ देने के लिए शिवसेना, टीएमसी और आम आदमी पार्टी आगे आ सकती है। ऐसे में इस बात की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि क्या चुनाव से पहले शिवसेना भागीदारी मोर्चा के साथ नजर आएगी। साल 2017 के चुनावों में भी शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 50 प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन किसी भी सीट पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिवसेना के उतरने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक हिंदू विचारधारा से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। शिवसेना ने तय किया है कि इस चुनावों में वो राज्य की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था और शिक्षा माफियाओं को साथ योगी सरकार के गठजोड़ के मामले को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही कोविड काल के दौरान हुई त्रासदी को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने विज्ञापन में फर्जी तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर योगी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण और विकास को दर्शाने वाले एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में पूरे पेज के विज्ञापन में कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने इस पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वे फर्जी विज्ञापन देते हैं। युवाओं को लेखपाल की फर्जी नौकरी की पेशकश की जाती है। अब फ्लाईओवर और कारखानों की फर्जी तस्वीरें दे रहे हैं और फर्जी विकास का दावा कर रहे हैं। न ही उन्हें लोगों के मुद्दों की कोई समझ है और न ही उनका इससे कोई लेना देना है। यह नकली विज्ञापन और झूठे दावों की सरकार है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन की तृणमूल कांग्रेस की भी तीखी आलोचना की। कई शीर्ष मंत्रियों और नेताओं ने आदित्यनाथ पर बंगाल में बुनियादी ढांचे के दृश्यों से चित्र चुराने का आरोप लगाया। एक अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन में रविवार को किए गए विज्ञापन ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ में आदित्यनाथ का एक फ्लाईओवर के साथ कटआउट है, जो कोलकाता के मां फ्लाईओवर जैसा दिखता है, जो शहर के मध्य भाग को शहर के उत्तर पूर्वी किनारे साल्ट लेक और राजारहाट से जोड़ता है। तस्वीर में कोलकाता की प्रतिष्ठित पीली टैक्सी और एक ऊंची इमारत भी है, जो शहर में मां फ्लाईओवर के बगल में एक 5 सितारा होटल जैसा दिखता है। हालांकि अंग्रेजी दैनिक ने बाद में एक बयान जारी किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि दोष समाचार पत्रों की मार्केटिंग और विज्ञापन टीम का है। बयान में कहा गया है, अखबार के विपणन विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश पर विज्ञापन के कवर कोलाज में अनजाने में एक गलत छवि शामिल की गई थी। त्रुटि का गहरा खेद है और छवि को कागज के सभी डिजिटल संस्करणों से हटा दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर अपना एजेंडा लागू करने की फिराक में। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर अपना राजनीतिक एजेंडा लागू करना चाहती है। इस बार बूथ पर भाजपा की बुरी नजर लगी है। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने फिर से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जनता के साथ न्याय होता है, लेकिन भाजपा राज में अराजकता का साम्राज्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव की पवित्रता को बचाने के कार्य में सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से लगना है। वहीं भाजपा के अलोकतांत्रिक इरादों से पूरी तरह सतर्क भी रहना होगा। समाजवादी पार्टी इस संबंध में पुख्ता रणनीति बना रही है ताकि भाजपा जनता को धोखा न दे सके। सपा कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने पर ध्यान दें। सबका सहयोग लें और सबका सम्मान करें और सन 2022 में सपा की सरकार बनाएं। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की लोहिया सभागार में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी डा. राजपाल कश्यप ने कहा कि पिछड़े समाज का हित सपा में ही सुरक्षित है। भाजपा आरक्षण समाप्त करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ की जिला, ब्लॉक व बूथ कमेटी की बैठक हर माह 9 तारीख को होगी। हर विधानसभा की बैठक 20 को, प्रत्येक ब्लॉक कमेटी की बैठक 30 को की जाएगी। बैठक में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव, के श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र यादव, श्यामजी गुप्ता, एजाज अंसारी आदि मौजूद रहे। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, कार्यकर्ताओं से बोली प्रियंका गांधी, चुनाव करीब, दिन रात मेहनत करे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी मजबूत संगठन जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात कार्य करके संगठन को मजबूत करें, आम लोगों के दुख दर्द के साझीदार बने। सांगठनिक कामकाज की लगातार दूसरे दिन समीक्षा के दौरान प्रियंका ने फिर दोहराया कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका नजरअंदाज नहीं होगी। कांग्रेस महासचिव ने शनिवार को कमेटियों के गठन की समीक्षा के साथ ही आम लोगों के रुझान और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने प्रत्येक जिले के पदाधिकारियों से रिपोर्ट व फीडबैक लिया। दूसरे दिन पश्चिमी, मध्य यूपी व रुहेलखंड के ब्लॉक और न्याय पंचायतवार समीक्षा की।
आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस तरह से 2 दिनों में 8 जोन के जिला व शहर अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्षों से एक करके रिपोर्ट ली। प्रदेश के 831 ब्लॉकों, 2614 वार्डों और 8134 न्याय पंचायतों के कामकाज के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश संगठन की बैठकों में पदाधिकारियों और जिले के नेताओं से रिपोर्ट व फीडबैक लिया। यूपी में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारी वर्ग व आमजन की आवाज बन कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के संकल्प के साथ मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 26 सितंबर तक दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। जिला कांग्रेस दफ्तर और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर इन आवेदनों को लिया जाएगा। हालांकि जो आवेदन सीधे पीसीसी आएंगे उन पर भी जिला व शहर संगठन की राय ली जाएगी। पार्टी के जिला व शहर संगठनों से भी पैनल लेने के लिए कहा गया है। जिला और शहर संगठन स्क्रीनिंग के बाद पैनल को प्रदेश नेतृत्व को बढ़ाएं, जहां राष्ट्रीय सचिव भी इन पर विचार कर लें। उसके बाद वरीयता क्रम में स्पष्ट संस्तुति के साथ विधानसभावार दावेदारों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाए। जोनवार सांगठनिक समीक्षा के बाद प्रियंका ने शनिवार को यूपी के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिवों, प्रदेश उपाध्यक्षों, मीडिया व सोशल मीडिया टीम से अलग अलग बात की। कहा कि सभी जिलों के पदाधिकारियों ने समय रहते टिकट घोषित करने का सुझाव दिया है, इसलिए इस पर अमल किया जाना जरूरी है। बैठक के दौरान प्रियंका ने किसान आंदोलन से जुड़े तमाम मुद्दों पर पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। कहा कि नए कृषि कानूनों से आम किसानों पर कुप्रभाव पड़ना तय है, इसलिए संकट के इस दौर में पूरी कांग्रेस पार्टी अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, बोले चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर भूखंड का किया अतिक्रमण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की छात्र इकाई NSUI के सदस्यों से मुलाकात के दौरान आरोप लगाया कि चीन ने लद्दाख में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जितने बड़े भूखंड का अतिक्रमण किया है। सूत्रों ने बताया कि बैठक को संबोधित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया भाजपा नीत सरकार की कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि कांग्रेस की नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की आलोचना करती रहती थी। सूत्रों ने कहा, राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चीन ने लद्दाख में भारत की दिल्ली जितने बड़े भूखंड का अतिक्रमण कर लिया है। अगर संप्रग सरकार के दौरान ऐसा होता तो मीडिया इसका 24 घंटे आलोचना करती रहती। मीडिया ने कहा था कि संप्रग सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज वही चुप है। सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2008 के मुंबई हमले को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 26 सितंबर को हुए हमले के बाद मीडिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बेकार करार दे दिया था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्भीक बताया गया। मीडिया उस दिन बेकार हो जाएगा जब हम सीधे लोगों तक पहुंचना शुरू कर देंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि मीडिया पर हमला करते हुए कहा, आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे, जैसा कि आज की सरकार का कर रहे हैं। मीडिया का एक वर्ग उस समय महात्मा गांधी की लगातार आलोचना करता रहता था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर बीजेपी से भिड़ने को टिकैत तैयार, कहा उनके पास ट्विटर तो हमारे पास ट्रैक्टर और टैंकर। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने रविवार को बांदा में कहा कि वो सोशल मीडिया में सरकार से हार रहे हैं। उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास जवाब देने का हथियार ट्रैक्टर और टैंकर है। उन्होंने कहा कि युवा किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है। हमीरपुर के मौदाहा में बुंदेलखंड की किसान महापंचायत में शिरकत करने सुबह ट्रेन से बांदा में उतरे राकेश टिकैत ने कहा कि वो इस चुनाव लड़ेंगे या नहीं आचार संहिता के बाद तय करेंगे, फिलहाल तो लड़ने का तय नहीं है। मीडिया से मुखातिब राकेश टिकैत ने राजनीति के सवाल पर कहा कि जो जिस रंग के चश्मे से देखेगा उसे वैसा ही दिखेगा। उनका भाजपा मकसद चुनाव है, इसलिए हमें भी चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद देश बचाना है, इसलिए यूपी ही नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं। कुछ नारों को लेकर आई आपत्ति पर राकेश टिकैत ने कहा कि क्या सरकार बताएगी कि किसान कौन सा नारा लगाएं और कौन सी पूजा पद्धति अपनाएं? यह अधिकार तो उन्हें संविधान में मिला है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानून बनाकर रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश कर रही है। टिकैत ने कहा कि रोटी बाजार की चीज नहीं बल्कि सभी की जरूरत की चीज है। आरोप लगाया कि सरकार को बड़ी कंपनियां चला रहा है, सारे संसाधन औने पौने में उनको बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे, एयरपोर्ट, LIC, भारत पेट्रोलियम सब बेचने की तैयारी है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा विरोध कर रहा है। टिकैत ने कहा कि बेरोजगारी झेल रहे देश के करोड़ों नौजवानों को इस लड़ाई में आगे आना होगा, सामने आकर उन्हें इस लड़ाई में शामिल होना होगा। राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड के लिए तमाम योजनाएं बचाई और कहा यह लागू कर दे तो पूरा क्षेत्र फिर सोने की चिड़िया बन जाए। उन्होंने कहा अफसरों और नेताओं ने केवल यहाँ की प्राकृतिक संपदा लूटी है, यहाँ के लिए कोई नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का 80% पैसा यहीं लगा दिया जाए तो गरीब किसान खुशहाल हो जाए। बुंदेलखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाकर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाया जाए।
विलेज टूरिज्म पॉलिसी बने जिससे बुंदेलखंड को नेचुरल क्षेत्र का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अपना बुंदेलखंड अपना रोजगार योजना बनाई जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों करना पड़ रहा है बार बार नेतृत्व परिवर्तन? चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदलने से भी गुरेज नहीं। जी हाँ दोस्तों, विजय रूपानी जब गांधीनगर में पाटीदार समुदाय के एक शैक्षिकी परिसर के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे तो किसी को अंदाजा नहीं था वे कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे देंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया था। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से विजय रूपानी के इस्तीफे के 4 नामों पर मंथन जारी है। बीते कुछ समय से गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लग रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई? चुनाव जीतना पहला लक्ष्य भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं लिखे जाने की शर्त पर बताया। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का पहला लक्ष्य होता है चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए सर्वसहमति के नेतृत्व की बड़ी शर्त होती है। यदि नेतृत्व संतोषजनक नहीं है या किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर देखी जाती है तो आलाकमान को यह देखना ही पड़ता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या किया जा सकता है। कहीं न कहीं रूपानी पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था। साथ ही पार्टी चाहती है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने जो शीर्ष नेतृत्व की आशाओं और उम्मीद के अनुरूप काम कर, जिससे लोग रूपानी सरकार के कामकाज के बजाय नए मुख्यमंत्री के कामकाज का आकलन करें और उसी नाम पर चुनाव लड़ा जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने के एक दिन बाद ही शिवसेना का यूटर्न। राउत बोले 100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में 25 सालों तक भाजपा की दोस्त रही शिवसेना ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसे लेकर उहापोह की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां शिवसेना की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी महज 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि हम उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गोवा में हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन भी कर सकते हैं। गुजरात में विजय रूपानी के इस्तीफे पर जब उनसे पूछा गया तो राउत ने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। शिवसेना सांसद संजय राउत की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जबकि एक दिन पहले ही शिवसेना की यूपी विंग ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शिवसेना प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना आखिरकार फाइनली कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में जंगलराज बताते हुए पार्टी ने कहा था कि शिवसेना सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को सभी सीटों पर सबक सिखाएगी। पार्टी ने सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की बात कही है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनाव और संगठन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा है कि यूपी में शिवसेना का किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी हो सकते हैं। बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। कर्नाटक, उत्तराखंड और अब गुजरात। 6 महीने में बीजेपी ने बदले 4 मुख्यमंत्री। जानिए क्या है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने शनिवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव से 1 साल पहले चेहरा बदलने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी की काट के लिए चेहरा बदल दिया है। हाल ही में उत्तराखंड और कर्नाटक में भी बीजेपी ने यह फॉर्मूला अपनाया है। पिछले 6 महीने में बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। राजनीतिक जानकार इसके पीछे की वजह तलाशने में जुटे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे यह तय करेंगे कि बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब है। रूपानी से पहले कर्नाटक में जुलाई में बीएस येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीएस येदियुरप्पा से पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे थे। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता और दक्षिण में पहली बार कमल खिलाने वाले येदियुरप्पा की जगह अब उनके ही करीबी नेता बीएस बोम्मई को कुर्सी सौंपी गई है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को हटा दिया गया, जबकि मार्च में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था। गुजरात और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने जा रहा है। उत्तराखंड में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नाराजगी को लेकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वह अधिक दिन तक कुर्सी नहीं संभाल पाए। अब वहां पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से तीरथ के खिलाफ शिकायत की थी। कई विवादित बयानों की वजह से वह मीडिया की सुर्खियों में रहे और सरकार की छवि खराब होते देख बीजेपी ने उनकी छुट्टी कर दी। उधर असम को भी बीजेपी ने हाल ही में नया नेतृत्व दिया है। असम में सर्बानंद सोनोवाल 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और पार्टी यहां दोबारा सत्ता में लौटने में कामयाब रही। चुनाव के बाद बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जड़ें मजबूत की हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले शर्मा को पर भरोसा जताकर बीजेपी ने कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है जो भगवा दल में शामिल होना चाहते हैं।